नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी लेखपाल के लिए पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन के 40 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 1, टेंगा वन की विशिष्टता है। तो कौन सी विशिष्टता है? भूमध्य रेखीय, ऑप्शन बी सवाना, ऑप्शन सी उपोष्ण कटिबंधीय और ऑप्शन डी टुंड्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण समशीतोष्ण। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय उपोष्ण समशीतोष्ण में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1, केवल सजीव जीवों का समुदाय, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया वाले जीव, या फिर ऑप्शन नंबर सी, जीवों का समुदाय और साथी पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जीवों का समुदाय और साथी पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। ठीक है, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में क्या सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक बंद तंत्र होता है। ठीक है, तो बंद नहीं होता, कैसा होता है? पारिस्थितिक तंत्र खुला तंत्र होता है, और यह एक कार्यशील इकाई है जिसकी अपनी उत्पादकता होती है, और यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। ठीक है, जबकि ये बंद नहीं होता, खुला होता है। तो इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। पारिस्थितिक संबंध और संतुलन। पारिस्थितिक इकोलॉजी निम्नलिखित में से किस पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है? तो किसका करता है? ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीव और वातावरण के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन करते हैं। किसमें? हम इकोलॉजी में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेल और शार्क क्रमशः किस वर्ग के संबंधित है? तो ये दोनों ही क्या है? स्तनधारी मछली है। ठीक है, मतलब वेल तो स्तनधारी है और शार्क क्या है? मछली। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? तो वह लकड़ी काटना। ठीक है, इंपोर्टेंट है। तो पारिस्थितिक संतुलन किससे बदलता है? वन महोत्सव से नहीं बदलेगा, वृक्षारोपण से भी नहीं बदलेगा, और सामाजिक वानिकी से भी। ठीक है, इनसे क्या बनेगा? संतुलन बिगड़ेगा नहीं, लकड़ी काटने से बिगड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र और उत्पादकता। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा बनता है? तो किसमें बनता है? जलीय तंत्र में, तालाब या महासागर में। कैसे बनता है? जीव भार का पिरामिड उल्टा बनता है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जीव भार का पिरामिड उल्टा बनता है। फिर पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवों की श्रृंखला एक दूसरे के आहार को पोषित करती है। ठीक है, तो क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में यही सही कथन है। चलिए आगे देखते हैं। आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है डाइटम, क्रस्टेशियाई, फिर होती है हेरिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक महत्वपूर्ण अनुक्रम। क्वेश्चन नंबर 10, घटती उत्पादकता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र का सही अनुक्रम क्या है? तो वह है मैंग्रोव, घास, झील और महासागर। ठीक है, ये अनुक्रम है। ठीक है, घटती उत्पादकता का। चलिए आगे देखते हैं। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता? तो एक था सदैव सीधा। चलिए आगे देखते हैं। एक मनुष्य के जीव को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हम पारिस्थितिकी पदछाप। ठीक है, इकोलॉजी फुटप्रिंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इकोलॉजी फुटप्रिंट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखेंगे कार्य और ऊर्जा प्रवाह। कौन सा पद जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? तो क्या है वो? पारिस्थितिक कर्मता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में किसकी चक्रण नहीं होता है? तो ऊर्जा का चक्रण नहीं होता। ठीक है, प्रवाह कैसा होता है? सीधा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को नियंत्रित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो वह सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इग्नोर मत करना है इन्हें बिल्कुल भी। चलिए आगे देखते हैं। अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारिस्थितिक तंत्र कैसा होता है? तो होता है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेशन होने के बाद
किस जीव में उसका अधिकतम सांद्रण होता है? तो होता है सांप, सर्वोच्च उपभोक्ता में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तालाब परितंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए और मेंढक क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं? द्वितीयक श्रेणी उपभोक्ता होते हैं, जो कि मांसाहारी होते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना वीडियो। अब देखेंगे खाद्य श्रृंखला एवं आपदा प्रबंधन। घास वन में पाए जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो पहले घास आती है, फिर हिरन, फिर शेर और फिर जू। ठीक है, तो ये खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है ना। सबसे पहले उत्पादक होते हैं, तो घास होते हैं, हरे पेड़ पौधे। फिर शाकाहारी जीव होते हैं, जो कि उपभोक्ता होते हैं, हिरन। फिर शेर आता है, फिर जू आता है। अगला क्वेश्चन है योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, जो कि 2005 से 2015 तक आया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था आपदा जोखिम में कमी करना। ठीक है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सेस्मिक जोन 5 के संबंध में सही कथन। तो यह भारत का सर्वाधिक भूकंप संवेदनशील क्षेत्र होता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। एपिडेमिक और पेंडेमिक में मुख्य अंतर क्या है? तो एपिडेमिक का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि पेंडेमिक कई देशों महाद्वीपों में फैल जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वनरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो ये क्या आता है? BMTCP द्वारा। ठीक है, इंपोर्टेंट है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन DRR का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आपदा जोखिम एवं क्षति को न्यूनतम करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए आगे देखते हैं। आपदा के प्रकार और समितियां। एवलांच किस प्रकार के क्षेत्र की आपदा है? तो ये उच्च अक्षांशीय वलित पर्वत क्षेत्र की आपदा है, जिसमें क्या होता है? हिमस्खलन होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किसके अंतर्गत किया गया है? तो किसके अंतर्गत? ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया जाता है। फिर हीट वेव घोषित करने के लिए प्रमुख आधार क्या है? तो ये तापमान की असामान्य वृद्धि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपदा उपरांत प्रबंधन एवं मानक। तो क्वेश्चन नंबर 28। बायो रेडिक्शन। ठीक है, रेमिडिएशन, बायो रेमिडिएशन तकनीक का उपयोग किसमें किया जाता है? तो आपदा उपरांत प्रदूषित क्षेत्रों की सफाई व प्रदूषण नियंत्रण में जो किया जाता है उपयोग। ठीक है, बायो रेमिडिएशन इंपॉर्टेंट है। स्फीयर स्टैंडर्ड किससे संबंधित है? तो आपदा के दौरान मानवीय सहायता के न्यूनतम मानक से संबंधित है। क्राइसिस मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट में मुख्य अंतर क्या है? तो डिजास्टर मैनेजमेंट अधिक व्यापक और खतरनाक अवधारणा है। ठीक है, चलिए आगे देख। अब देखेंगे मौसम संबंधी आपदाएं। तो नेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मतलब NPDRR का उद्देश्य क्या है? तो विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। स्टॉर्म सर्ज शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो चक्रवात के कारण समुद्री जल स्तर का अचानक बढ़ जाने को क्या कहते हैं? स्टॉर्म सर्ज कहते हैं। फिर है सूखा ड्राउट को आपदा घोषित करने में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो कौन सा है? वर्षा की दीर्घकालीन कमी, जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है सूखे के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आपदा पूर्व तैयारी, प्री प्री प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, प्रिपेयर्डनेस। रेट्रोफिटिंग शब्द का संबंध किससे है? तो पुराने भवनों को आपदा रोधी बनाने से संबंधित है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। इस तरह के शब्दावली आपसे पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन। प्रिपेयर्डनेस चरणों में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल होती है? तो मॉक ड्रिल एवं प्रशिक्षण देना किसमें संबंधित है? प्रिपेयर्डनेस में। चलिए अगला क्वेश्चन। सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 30 के लिए आया था। देखिए प्राथमिक फोकस क्या था? तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इसका मुख्य प्राथमिक फोकस था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं महत्वपूर्ण आपदा नेटवर्क। हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर क्या होता है? तो क्या होता है? ये क्या है? जलीय आपदा होती है जिसमें बाढ़ या सुनामी आती है। ठीक है,
चेरनोबिल दुर्घटना 1986 में किस प्रकार की आपदा थी? तो ये परमाणु दुर्घटना थी एक प्रकार की, ठीक है। और ये कहाँ पर हुई थी? यूक्रेन में, ठीक है, यूक्रेन। और ये यूक्रेन जो है पहले यूएसएसआर का ही भाग था, ठीक है। तो इसे यूएसएसआर रूस भी आ सकता है, इसमें पूछा जा सकता है कहाँ पर हुई थी। तो रूस आ सकता है या यूक्रेन आ सकता है, ठीक है। 1986 में हुई थी परमाणु दुर्घटना है। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन डिजास्टर रिसोर्सेज नेटवर्क क्या है? तो ये आपदा संस्थानों का ऑनलाइन डेटाबेस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेस्मिक गैप से क्या तात्पर्य है? यह वह क्षेत्र जहाँ लंबे समय से भूकंप न आया हो पर संभावना हो भूकंप आने की, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? सेस्मिक गैप, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। तो हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पूरे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, वीडियो कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और पीडीएफ नोट्स और डेली प्रैक्टिस के लिए हमारे टेलीग्राम। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज देखेंगे उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाएं, ठीक है, लेखपाल 2026 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, 60% लिए हैं हमने इसमें। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए देखते हैं। मातृत्व एवं शिशु लाभ से संबंधित योजनाएं। तो मातृ शिशु बालिका मदद योजना में श्रमिकों की न्यूनतम पंजीकरण अवधि क्या होनी चाहिए? तो वह 1 वर्ष, ठीक है, या 365 दिन। मातृत्व हित लाभ एक श्रमिक परिवार को कितने प्रसवों तक सीमित है? तो अधिकतम 2 प्रसवों तक, ठीक है, 2 बच्चों के पैदा होने तक। फिर अगला क्वेश्चन है, संस्थागत प्रसव पर महिला श्रमिक को क्या लाभ मिलता है? तो 3 माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य राशि मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस योजना में चिकित्सा बोनस के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो 1,000 की राशि दी जाती है, ठीक है, किसमें? मातृत्व एवं शिशु लाभ योजना। फिर पंजीकृत पुरुष कामगार को मातृत्व हित लाभ में कितनी राशि मिलती है? तो ये मिलती है 6,000 रुपये एक मुश्त में, ठीक है, एक मतलब एक बार में। तो चलिए आगे देखते हैं। मातृत्व एवं शिशु लाभ योजना। शिशु के पुत्र होने की दशा में कितनी सहायता राशि मिलती है? तो ये मिलती है 20,000, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिशु के पुत्री होने की दशा में कितनी सहायता राशि मिलती है? तो 25,000। फिर अगला क्वेश्चन, पहली या दूसरी पुत्री होने पर सावधि जमा खाते की राशि। तो ये 25,000 की एफडी की जाती है। फिर जन्म से दिव्यांग बालिका के लिए सावधि जमा खाता तो वो होता 50,000 की एफडी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बालिका की एफडी परिपक्व होने की आयु और प्रमुख शर्त क्या है? तो ये 18 वर्ष आयु होने पर बालिका का अविवाहित होना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना। तो इस योजना में कितने बच्चों तक लाभ दे? तो केवल 2 बच्चों को ही लाभ दिया जाता है, ठीक है, किसमें? संत रविदास शिक्षा योजना में। फिर है, कक्षा 1 से 5 तक के छात्र हेतु प्रोत्साहन राशि क्या मिलती है इस योजना में? तो 2,000 रुपये राशि मिलती है एक मुश्त। इस योजना में कक्षा 11-12 के लिए कितनी प्रोत्साहन राशि तय है? तो वो कितनी है? वो मिलती है 3,000 रुपये 11-12 में, ठीक है। फिर है, स्नातक आईटीआई या पॉलिटेक्निक करने पर प्रोत्साहन राशि। तो ये मिलती है 12,000 रुपये की धनराशि, ठीक है। फिर है, अटल आवासीय विश्वविद्यालय योजना में प्रवेश के लिए श्रमिकों का न्यूनतम पंजीकरण समय कितना है? तो कम से कम 5 वर्ष का हो बालक। चलिए आगे देखते हैं। अधिनियम अटल एवं आवासीय विद्यालय योजना। अटल आवासीय विद्यालय में एक विद्यालय की कुल छात्र क्षमता कितनी होती है? तो ये होती है कुल छात्र क्षमता 1,000, जिसमें 500 छात्र 500 छात्राएं होती हैं। अटल आवासीय विद्यालय में एक श्रमिक के अधिकतम कितने बच्चे प्रवेश पा सकते हैं? तो अधिकतम 2 बच्चों को प्रवेश दिया जा सकता है इसमें। तो इसमें प्रवेश किस आधार पर लिया जाता है? तो ये मेरिट के आधार पर होता है, ठीक है। किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है अटल आवासीय विद्यालय? ठीक है, तो ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है, ठीक है। कौशल विकास योजना में स्वयं श्रमिक के प्रशिक्षण के लिए आयु सीमा क्या है? तो ये 18 से 35 वर्ष, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और योजना। कौशल विकास एवं तकनीकी उन्नति योजना, ठीक है। कौशल विकास योजना में श्रमिकों की पत्नी के प्रशिक्षण के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी है? तो इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है।
फिर अगला क्वेश्चन है, श्रमिकों की अविवाहित पुत्री के प्रशिक्षण के लिए अधिकतम आयु सीमा, तो इसकी भी कोई आयु सीमा नियत नहीं है। फिर श्रमिक के आश्रित पुत्र के प्रशिक्षण हेतु अधिकतम आयु सीमा, तो वह 21 वर्ष। ठीक है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान श्रमिकों को क्या वित्तीय लाभ मिलता है, तो अकुशल श्रमिक के न्यूनतम वेतन के समतुल्य प्रतिपूर्ति मिलती है। फिर है कन्या विवाह सहायता योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम पंजीकरण अवधि, तो वह 365 दिन या 1 साल। चलिए आगे देखते हैं। अगर कन्या विवाह सहायता योजना, इसकी पात्रता, तो विवाह संपन्न होने के बाद आवेदन की अधिकतम सीमा क्या है, तो होती है 1 वर्ष के भीतर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सामूहिक विवाह के मामले में आवेदन कब करना आवश्यक होता है, तो ये विवाह से 15 दिन पूर्व करना होता है। कन्या विवाह सहायता योजना में वर और वधू की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वर की 21 वर्ष और वधू की 18 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कन्या विवाह योजना में अधिकतम कितनी संतानों की विवाह हेतु लाभ मिलता है, तो केवल 2 संतानों तक। फिर है, सामान्य विवाह की स्थिति में कितनी सहायता राशि मिलती है, तो ये मिलती है 65,000। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कन्या विवाह एवं शौचालय योजना, अंतरजातीय इंटरकास्ट विवाह होने पर कितनी राशि दे, तो वह 75,000। ठीक है। सामूहिक विवाह में प्रति जोड़े कितनी वित्तीय सहायता मिलती है, तो मिलती है 85,000 रुपये। फिर है, सामूहिक विवाह के आयोजन व्यय, पेंट मिठाई आदि की सरकार कितनी देती है, तो 15,000 देती है, मतलब कुल मिला के 1 लाख रुपये। ठीक है, 1 लाख। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विवाह हेतु न्यूनतम कितने जोड़े अनिवार्य हैं, तो कितने जोड़े, 11 जोड़े अनिवार्य होते हैं। ठीक है। फिर शौचालय सहायता योजना में कुल कितनी राशि मिलती है, तो मिलती है 12,000 रुपये, और ये 2 समान किस्तों में मिलते हैं 6,000 रुपये की राशि। चलिए आगे देखते हैं। आपदा एवं गंभीर बीमारी सहायता, तो आपदा राहत सहायता योजना जो कोविड-19 के समय आई थी, कितनी धनराशि दी जाती है इसकी, 1,000 रुपये की धनराशि। ठीक है। गंभीर बीमारी सहायता योजना किन श्रमिकों के लिए है, तो ये जो आयुष्मान या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र नहीं हो पाए हैं, ठीक है, इनको इसका लाभ दिया जाता है, गंभीर बीमारी सहायता योजना। फिर गंभीर बीमारी सहायता योजना में श्रमिकों को कितना लाभ मिलता है, तो आयुष्मान भारत योजना में देय लाभ के समतुल्य ही राशि मिलती है इसमें। ठीक है। महात्मा गांधी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों की न्यूनतम आयु तय होती है 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी पेंशन योजना के लिए न्यूनतम पंजीकरण अवधि क्या है, तो वह 10 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण योजनाएं, तो हम देखेंगे महात्मा गांधी पेंशन एवं मृत्यु सहायता योजना। महात्मा गांधी पेंशन योजना में प्रति माह कितनी पेंशन मिलती है, तो मिलती है 1,000 रुपये प्रति माह। पेंशन राशि में कितने वर्षों में और कितनी वृद्धि होने का प्रावधान है, तो 2 वर्ष में 50 रुपये की वृद्धि होने का प्रावधान है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कथन के द्वारा। ठीक है, कथन देते हैं क्वेश्चन में। महात्मा गांधी पेंशन योजना में अधिकतम पेंशन सीमा क्या है, तो वो है 1,250 रुपये प्रति माह। पंजीकृत श्रमिक की अर्थ कार्यस्थल पर या सामान्य दुर्घटना में मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता कितनी है, तो 25,000 रुपये की अंत्येष्टि सहायता दी जाती है मृत्यु पर। फिर पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर कुल कितना लाभ मिलता है, तो ये मिलता है 5,25,000। ठीक है, 25,000 मिलती है अंत्येष्टि के लिए और 5,00,000 हितधारक के लिए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मृत्यु सहायता, दुर्घटना मृत्यु में 5 लाख के हित लाभ की मासिक किस्त कितनी होती है, तो ये होती है 9,395 रुपये प्रति माह, और ये कब तक मिलती है, 5 वर्ष तक मिलती है। पंजीकृत श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर कुल हित लाभ कितना मिलता है, तो ये कितना मिलता है, ये मिलता है 2,25,000। ठीक है, जिसमें 25,000 अंत्येष्टि के और 2 लाख हित लाभ है। ठीक है। चलिए आगे, सामान्य मृत्यु की दशा में 2 लाख के हित लाभ की मासिक किस्त कितनी है, तो ये होती है 8,736 रुपये प्रति माह। पहला क्वेश्चन है, हत्या, सर्पदंड या बिजली से गिरने से हुई मृत्यु को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो इसे सामान्य मृत्यु में रखा जाता है। यदि गैर पंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो क्या लाभ मिलेगा, तो उसे 1 लाख रुपये मिलेंगे एक मुश्त। चलिए आगे देखते हैं। दिव्यांगता सहायता योजना, दुर्घटना बीमारी से 100% स्थायी दिव्यांगता आने पर कितनी सहायता मिलती है,
तो ये मिलती है 4 लाख रुपए की सहायता। ठीक है, 100% दिव्यांगता की स्थिति में 4 लाख रुपए की मासिक किस्त क्या है, तो ये 9,172 रुपये होती है और ये 48 माह तक दी जाती है। यदि दिव्यांगता का प्रतिशत 50 से 99% के बीच है तो कितनी राशि दे है, तो उस टाइम पर दी जाएगी 3 लाख रुपए। यदि दिव्यांगता का प्रतिशत 25 से 49 के बीच है तब कितनी दी जाती है, 2 लाख रुपए। मृत्यु एवं दिव्यांगता योजना में लाभ किसे मिलता है, तो पंजीकृत निर्माण कामगारों को लाभ मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चेतना योजना एवं विधि विविध। पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो श्रमिकों को योजना के प्रति जागरूक करना और पंजीयन बढ़ाना। श्रमिक पंजीकरण के नवीनीकरण के लाभ के संबंध में जागरूकता किस योजना का हिस्सा है, तो वह चेतना योजना का, जिसमें मॉडल वेलफेयर स्कीम के तहत शुरू हुई थी। ठीक है, मातृ शिशु योजना में कानूनी रूप से गोद ली गई बालिका को क्या लाभ मिलता है, तो 25,000 की सावधि जमा एफडी मिलती है। फिर कन्या विवाह योजना में आवेदन हेतु वर वधू का कौन सा प्रमाणीकरण अनिवार्य है, तो आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है, आधार ऑथेंटिकेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कौशल विकास योजना में प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत लाभ हेतु क्या अनिवार्य है, तो मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण करना क्या है, अनिवार्य है। तो हमारे यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ देखेंगे अंतिम रिवीजन। तो कन्या विवाह योजना, सामान्य विवाह में 65,000 रुपये मिलते हैं एक मुश्त। कन्या विवाह योजना अंतर जातीय विवाह में 75,000 की धनराशि मिलती है, ये भी एक मुश्त। फिर कन्या विवाह योजना में सामूहिक विवाह में कितने मिलते हैं, 85,000 और एक मुश्त मिलते हैं। फिर मृत्यु सहायता पंजीकृत योजना, इसमें दुर्घटना मृत्यु पर 5,25,000 जो कि किस्त होती है 9,395 प्रति माह। फिर है मृत्यु सहायता पंजीकृत सामान्य मृत्यु में 2,25,000 जिसकी किस्त होती है 8,736 रुपये प्रति माह। फिर है दिव्यांगता 100% होने पर पूर्ण विकलांगता के लिए 4 लाख रुपए मिलते हैं जिसकी किस्त होती है 9,172 रुपये प्रति माह। ठीक है, और इसमें जो 25,000 एक्स्ट्रा है ये अंत्येष्टि के लिए मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे 60 क्वेश्चन हो गए। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और इसका लिंक PDF के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो बहुत बहुत